कहाँ से बिलोंग करते हैं लोकेश जी? सर मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, आपने टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई किया हुआ है? जी सर। टीजीटी का क्या फुल फॉर्म होता है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो क्या आपको पता है कि आपकी जो आपका जो कार्यक्षेत्र होगा, जो आपका एक पढ़ाने का काम होगा, वो किस कक्षा से किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को होगा? सर प्रशिक्षित स्नातक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए पढ़ाने के लिए जो है योग्य होते हैं। जी जी। तो आप मानते हैं अपने आप को कि आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के योग्य हैं? जी सर, बिल्कुल मानता हूँ। क्या वो कारण है जिस आधार पे आपका आकलन ये है कि आप अच्छे और योग्य शिक्षक बनेंगे? सर अच्छा और योग्य शिक्षक, अच्छा मेरे हिसाब से अच्छा और योग्य शिक्षक वह होता है जो संपूर्ण कक्षा को समावेशी आधार पर शिक्षा प्रदान कर सके। अलग अलग बच्चों की अलग अलग नीड होती हैं, अलग अलग उनकी ज़रूरतें होती हैं, उन सबको एक साथ लेकर जिस तरह से हम एक खाना बनाते हैं तो सभी लोगों के लिए बनाते हैं। अब उनके लिए बनाते हैं तो अलग अलग तरह की चीज़ें, सबको अलग अलग तरह का स्वाद पसंद होता है। तो जब हलवाई बनाते तो सबके लिए एक जैसा बनाते हैं। उस तरह से हम एक कक्षा को लेके चलें, उनके जो ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़कर बच्चों को उदाहरण दें, बाहर के जीवन से उनके ज्ञान को जोड़ें। सपोज करिए कि आपको आपका नाम है लोकेंद्र जी, और सपोज करिए आप हिंदी के टीचर भी बनने जा रहे हैं जी। अब लोकेंद्र ही उदाहरण है आपके पास जिसके माध्यम से आप बच्चों को संधि सिखा रहे हैं, संधि विच्छेद सिखा रहे हैं। ये आपके पास पेपर है और ये आपके पास पेन है। मान लीजिए कि मैं आपका विद्यार्थी हूँ और आप मुझे लोकेंद्र का संधि विच्छेद सिखाइए, जिसमें कि आप मेरी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, मेरी जो बाहरी वातावरण की जानकारी है, उसका प्रयोग करते हुए सिखाइए। तो कैसे आप सिखा पाएंगे? आप समय ले लीजिए, सोच लीजिए और मुझे सिखाइए। सर मेरा नाम है लोकेंद्र। अब लोकेंद्र का संधि विच्छेद होगा लोक धन इंद्र, अर्थात संपूर्ण जगत या लोक का राजा। अब इसके लिए हम बच्चों से कुछ पाठ्येतर क्रियाएं इस प्रकार करवा सकते हैं, जैसे कोई नाटक करवा सकते हैं जिसमें राजा हो, किसी देश का राजा हो, इस तरह की एक, ये तो बृहत रूप में हो गई। और कुछ अगर हम शॉर्ट में तुरंत जो है अगर बच्चों को डिलीवर करना चाहें त्वरित रूप से, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो इस तरह के उदाहरण बच्चों से हम कहलवा सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए आपने कहा कि भाई अब मैं बच्चों को लोकेंद्र का संधि विच्छेद सिखा रहा हूँ, आप करें उसको, लिखें उस पर। कैसे लिखेंगे लोकेंद्र का संधि विच्छेद? आराम से लिखें, घबराएं नहीं। कौन सी संधि है इसमें लोकेंद्र में? लोक जमा इंद्र आपने बताया, इसका संधि कौन सी होगी इसमें? लोक धन यण संधि होगी सर। यण संधि होगी? ना सोच लीजिए। गुण संधि होगी सर। गुण संधि होगी। गुण संधि का कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है इसमें? मुझे एक्चुअली थोड़ा कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, सही है आप, गुण संधि ही है। जब अ और अ के बाद ई लघु या दीर्घ रूप में आए, अ अथवा आ के बाद, तो वो दोनों मिलके ए बन जाता है जी। तो यहाँ पे लोक का क का अ और इंद्र का ई, दोनों मिलके अ और ई मिलके क्या बन गया? ए बन गए, इसलिए ये लोकेंद्र हो गया है ना। और जब ई मिलके क्या बनते हैं? ए बनते हैं। तो बढ़िया बताया आपने, अच्छा बताया। अच्छा, एक चीज और आपने मुझे बताई, जैसे मैं थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है मुझे, कि सपोज करिए कि आप कक्षा 7 के बच्चों को, 8 के बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं टीजीटी के रोल में। अच्छा, आपकी कक्षा में जो बच्चे बैठ रहे हैं वो हिंदी के अलावा और भी सभी पढ़ते होंगे जी। वो सोशल साइंस भी पढ़ेंगे जी। अब सोशल साइंस की आपकी कक्षा के जस्ट पहले एक कक्षा हुई है मान लीजिए, और उस कक्षा में जो सोशल साइंस के टीचर हैं, आज बच्चों को वो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ विषय के अंतर्गत, सामाजिक राजनीतिक जीवन विषय के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उसके पद और उसके कर्तव्यों के बारे में बताकर गए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री एक लोकतांत्रिक देश का शासन संचालित करने वाला एक पदाधिकारी होता है, वह कोई राजा नहीं होता, क्योंकि राजतंत्र में प्रधानमंत्री का पद नहीं बल्कि शासक या हम कहें राजा या कुछ और नाम दिए जाते हैं। और आपने अभी लोकेंद्र का अर्थ बताते बताते उसी कक्षा में उन्हीं बच्चों को बताया बाहर के जीवन से जोड़ने के प्रयास में, कि जैसे मान लीजिए लोक का मतलब लोगों का, इंद्र यानी राजा, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री। तो अब आपने जो नागरिक शास्त्र की शिक्षा देके गया था टीचर, उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या कर दिया? काट दिया। अब बच्चे इसमें हो जाएंगे कंफ्यूज कि भाई हमारे हिंदी वाले सर कहते हैं कि प्रधानमंत्री राजा होता है, उदाहरण दिया आपने,
जबकि अभी भी बता के गया कि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकतांत्रिक देश का शासन चलाता है, जो कि राजा बिल्कुल नहीं होता, वो ऑटोक्रेटिक में होते हैं, डेमोक्रेटिक में नहीं होते हैं। तो अब इसमें जो दुविधा पैदा होगी बच्चे के दिमाग में, उसका सोल्यूशन क्या? सर ये तो एक प्रतीकात्मक रूप में मैंने कहा, इसको मैं स्पष्ट करते हुए चलूंगा कि ये जो राजा मैंने यहाँ संधि में कहा है, ये प्रतीकात्मक रूप में है, जो कि देश के शासन की संपूर्ण बागडोर संभालता है, वो राजा के जैसा ही होता है। जी बिल्कुल ठीक है। ऐसा अगर हम करते हैं तो कोई भी इस तरीके की दुविधा बच्चों के दिमाग में नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, हिंदी साहित्य में थोड़ा मैं और आपसे बात करना चाहूँ, बात कर सकता हूँ मैं आपसे हिंदी के बारे में, अगर आप इजाजत दें? कर लीजिए सर। चलिए, आप वैसे इतना अधिक मैंने पढ़ा, मेरी प्रैक्टिस में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जानकारी अच्छी है हिंदी में, आप घबराएं नहीं। अच्छा, आप मुझे बस इतना बताएं कि आप जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आगरा से बिलोंग करते हैं, आपने लिखा हुआ है, और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य के मामले में काफी समृद्ध प्रदेश माना जाता है जी। और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि पद्य साहित्य में आपका सबसे एक तरीके से कहें चहेता या पसंदीदा कवि कौन है जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हो? सर, उत्तर प्रदेश से अभी हाल ही में देहांत हुआ है डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी। तो उन्होंने बॉलीवुड में भी काफी अच्छा योगदान दिया है गीतों के रूप में। उनके परम मित्र थे संतोष आनंद जी, उनका भी अच्छा योगदान रहा है। तो गोपाल दास जी नीरज आपको क्यों पसंद है? मतलब क्या उनकी खासियत है, उनकी काव्य शैली की? मतलब उनकी भाषा से आप आकर्षित हैं, उनके भावों से आकर्षित हैं, उनकी विधा से आकर्षित हैं, किससे आकर्षित हैं? उनकी जो विधा थी, मुक्तक में गेय पद रचते थे, तो उनकी विधा जो थी वो कुछ समस्याओं की ओर इंगित अवश्य करती थी। हालांकि मैंने इतनी अधिक उनकी कविताएं पढ़ी नहीं है। मैं अटल जी की अभी हाल ही में एक कविता पढ़ी थी, तो उससे थोड़ा सा अधिक प्रभावित हुआ। अभी नीरज जी की अधिक कविताएं, आपने पूछा उत्तर प्रदेश से कौन है, तो मैंने आपको उसी अनुसार। निराला जी भी हैं, नीरज जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली थोड़ा सा मैंने इसलिए जानना चाहा क्योंकि गोपाल दास नीरज जी के बारे में कुछ लोग जो नहीं पसंद करते उनकी शैली को, वो मानते थे कि भाई वो मंचों पे जो है कहीं न कहीं मद्यपान करके बैठते थे। उन्होंने कोई जो है गजल और गीतों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार और प्रेम आदि पे लिखा। तो उस चीज का मैं समझ जानना चाह रहा था आपसे, इसलिए मैंने पूछा। चलिए ठीक है। और कहीं पढ़ाने का अनुभव भी आपको? सर, अभी मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा रहा था, FCSE के पद पे काम कर रहा था, जहाँ मुझे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को कंप्यूटर सिखाना पड़ता है। और बाकी जो है कंप्यूटर से संबंधित जितनी समस्या होती हैं वो मेरे कार्य क्षेत्र में वहाँ आती हैं। अच्छा। तो अभी मैंने रिजाइन कर दिया था वहाँ से। मैंने जो प्रधानाचार्य जी हैं उनसे बहुत बड़े भारी मन से जो है आज्ञा ली थी, क्योंकि मुझे केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयारी अभी करनी थी। पिछली बार भी मैंने की थी, तो मैंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था इंटरव्यू में, हालांकि उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो क्या लगा आपको, पिछली बार का अनुभव कैसा रहा आपका? कहाँ कमी रह गई आपकी कि चयन नहीं हो पाया? कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिससे कि जो पैनल था वो मुझे अच्छे प्रकार से मेरे बारे में अच्छी राय नहीं बना सका। मैं अपने आप को, अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाया। पूरी तरह से मतलब तैयारी से आए हैं? जी ठीक बात। जी आपकी एकेडमिक जो बायोडाटा है इसमें आपने BA जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से किया है जी। तो क्या अंबेडकर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं आप कि संविधान के पिता कहे जाते हैं, सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा एक वर्ग था जो कहीं न कहीं बहिष्कृत हो चुका था, जिन्होंने उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, एक लंबा संघर्ष किया। तो क्या 2-4 पॉइंट बता पाएंगे इनके संघर्ष के बारे में कि यार वो कौन से संघर्ष थे जिसके कारण हिंदुस्तान में इनको एक आइडियल माना जाता है? उनके योगदान को आप बताने का प्रयास कर पाएंगे? सर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो महू जिले के पास, महू में इनका जन्म हुआ था, इंदौर के पास में पड़ता है शायद, मध्य प्रदेश में। ये माहौर जाति से बिलोंग करते थे, जो कि अनुसूचित मानी जाती थी। अनुसूचित तो खैर संविधान के रचना के बाद दर्ज हुई जाती हैं, लेकिन इनको अस्पृश्य जाति समझा जाता था, छुआछूत किया जाता, पढ़ने लिखने में थोड़ा सा इनको जो है सवर्ण वर्ग आगे नहीं आने देता था। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया, समाज के खिलाफ जाके इन्होंने
अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और जब हमारा संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी तो उनमें ये जो बंगाल से चुन के आए थे सर्वप्रथम। उसके बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो जब हिंदुस्तान की जो संविधान रचना के लिए सभा गठित हुई थी तो इनका चयन जो है बम्बई से हुआ था। तो जो मुख्य प्रारूप संविधान का तय किया गया था डॉक्टर BN राव के द्वारा प्रारूप जो बनाया था, उस पर इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जो कि संविधान के प्रारूप पर जो मोहर लगाने के लिए बनी थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश को एक सशक्त और मजबूत संविधान दिया, जिसमें जो समाज दलित समाज था उसके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए भी प्रावधान किए गए, कानून व्यवस्था बढ़िया बनाई गई। और तो अगर इतना ही बढ़िया सब कुछ था तो उसमें अब तक इतने सैकड़ों संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? देखिए सर, ऐसा होता है कि समय के साथ साथ विचारधाराएं बदलती हैं, समाज बदलता है, समाज की जरूरतें भी बदलती हैं। तो जरूरतें जब बदलती हैं तो उसके अनुसार भी महान तो व्यक्ति वो होता है ना जो कि आगे की जरूरतों को पहले ही अनुमान लगा ले, उसका दृष्टिकोण भविष्योन्मुखी हो। तो क्या उन चीजों का आकलन वो करने में सक्षम नहीं थे? ऐसा लगता है आपको? हमारी जो संविधान सभा थी काफी हद तक संभव थे, इसीलिए संपूर्ण संविधान नहीं बदला गया, वरना तो संपूर्ण संविधान ही बदलना पड़ता। अगर पूरा ही भविष्य अगर कोई देख सकता है तो फिर तो संविधान ही बदलने की जरूरत पड़ जाती। तो संशोधन तो समय की आवश्यकता होती है जी। यस। प्रयागराज से आपने इंटरमीडिएट किया है, तो प्रयागराज की संस्कृति के बारे में? सर, प्रयागराज ये बोर्ड है, हालांकि मैं अभी तक प्रयागराज कभी गया नहीं हूँ। लेकिन आप जिस तरीके से अब PBS में आप आना चाहते हैं, हम आपको शामिल भी कर रहे हैं इसमें कि ये मान के चल रहे हैं कि आप आ गए, तो कहीं ना कहीं इतनी तो अवेयरनेस आप में होनी चाहिए। अभी हाल ही में चर्चित भी रहा है प्रयागराज, कुंभ भी चल रहा है कुंभ, और इसका नाम भी बदला गया है, अभी गवर्नमेंट ने बदल दिया है, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में अवेयर हैं? जी बिल्कुल। तो बताएं कैसे संस्कृति है प्रयागराज की, क्या इतिहास रहा है प्रयागराज का, किनके कारण इतिहास में ये जाना जाता है प्रयागराज? सर, मैं थोड़ा सा मुझे ऐसे पक्का तो नहीं है, हालांकि हल्का सा विस्मृत सा हो रखा है मुझे। ऐसे कहीं मैंने शायद पढ़ा था कि इलाहाबाद का नाम सम्राट जो अकबर थे, मुगल बादशाह अकबर, उन्होंने इलाहाबाद रखा था। हालांकि मुझे हो सकता है सही ना हो, मुझे विस्मृत सा लग रहा है। तो तब से ये इलाहाबाद नाम चला रहा था, जबकि प्रयागराज जो नाम अभी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बदला है, तो वो इसलिए बदला है कि यहाँ पर तीन नदियों का संगम होता था, गंगा, यमुना और सरस्वती। और जहाँ संगम होता है तो उस संगम के स्थान को प्रयाग कहा जाता है। और सभी संगम स्थानों पर जो हमारा जो इलाहाबाद था, जो इलाहाबाद का जो प्रयाग है, उस स्थान को उनका राजा कहा गया है। सभी प्रयाग जो हिंदुस्तान में है उनका राजा, जैसे देव प्रयाग भी है और भी जगह है वहाँ प्रयाग जो है नाम है, उन सभी का राजा इसको माना गया है, इसलिए इसे प्रयागराज नाम जो है मुख्यमंत्री आदरणीय उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है कहाँ है वो? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना सर ये हालांकि मैंने पढ़ा था, परंतु मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आगरा में कई सारी ऐतिहासिक लड़ाइयां हो चुकी हैं, एक दो लड़ाई अगर आपको याद हो तो? एक लड़ाई जो है श्यामोगढ़ की लड़ाई आगरा में जो है प्रसिद्ध है। श्यामोगढ़ की लड़ाई हुई थी। मेरा जो घर है उसके करीब 2-3 किलोमीटर पास ही श्याम गांव पड़ता है। आजकल वहाँ थोड़े से अगर आप जाएं तो वहाँ खंडर भी आपको मिलेंगे जहाँ लड़ाई हुई थी। वहाँ अगर आप खोदते हैं ना, किसान वहाँ आजकल जैसे हल वगैरह चलाते हैं, गहरा जैसे प्लांटेशन का कार्य हो रहा है तो गहरा चलाते हैं, तो वहाँ निकलते भी है। ASI की टीमें भी वहाँ अपने कैंपिंग करके रखती है। ASI का क्या फुल फॉर्म है? पुरातत्व विभाग हिंदी में सर मुझे पता है, पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ताजमहल का कलर चेंज हो रहा है, रंग बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, कारण क्या है? सर ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो अम्ल वर्षा होती है
उसके कारण जो है मार्बल जो स्टोन्स होते हैं उसको मार्बल कैंसर बोलते हैं, इसको मार्बल कैंसर। तो वो कुछ समय पहले ताजमहल को होता, पीलापन आता है, पत्थर कमजोर होता जाता है, तो इसके उपचार के लिए मड पैक ताजमहल पर समय समय पर लगाया जाता है। डाइऑक्साइड वहाँ कहाँ से आ रही है, मतलब ये कारण हम जानना चाहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, ईंटों के भट्टे वहाँ पहले हुआ करते थे, ईंटों के भट्टे से जो सल्फर डाइऑक्साइड का काफी अधिक उत्पादन था, उन पर बैन लगा दिया गया है, उनको करीब 90 किलोमीटर आगरा की सीमा के बाहर भेज दिया। रिफाइनरीज वगैरह है उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन मैंने पढ़ा कहीं, रिफाइनरी का भी योगदान, मथुरा वगैरह में तमाम जगह। रिफाइनरी का भी योगदान है सर। रिफाइनरी को पहले आगरा में ही सुनते हैं कि स्थापित किया जा रहा था, लेकिन उसको ताजमहल की वजह से ही आगरा से 60 किलोमीटर दूर जी स्थापित किया गया। ईंट भट्टों को 90 किलोमीटर की रेंज तक आगरा के आसपास स्थापित होने की अनुमति नहीं है, इसी कारण। अच्छा चलिए। जी Okay, Loken ji, how are you feeling today? Sir, well, I'm feeling well. Tell me about yourself something. Sir, as you know, my name is Loken Sharma, and my father is retired from Forest Department, and I have done B.Ed from Agra University, formerly known, and nowadays it is called Dr. Bhimrao Ambedkar University. I have passed qualified CTET 2 times in 2011, 2012 for upper primary level, and in 2018 I have qualified for both papers for primary and upper primary. Also, I have qualified UPTET for classes for both standards, and I am my hobbies are music. I can play Congo, and I appreciate music and interacting with childrens, and I like cooking, and I like computing, etc. do you like while working in KVS, I'm sorry to interrupt, while working in KVS, do you think that so much of the hobbies you have, do you think that you'll have that time to enjoy your hobbies, to work on your hobbies? Sir, actually, I am looking for teaching you for enjoyment, Okay. for enjoying. I feel enjoyment when I interact with kids. When I participate in cultural programs, I feel So, have you organized some cultural program till now? yes. What kind of program? Sir, I have participated in my school life. So, मतलब किस तरीके के कार्यक्रमों में आपने भागीदारी निभाई है? जैसे स्कूल में आपके वार्षिक उत्सव होते जी। हैं, तो मैं सर उसमें बैंड, स्कूल का बैंड फॉर्म किया था हमने, तो बैंड में मैं कॉन्गो प्ले करता था। ओके। इसके साथ ही मैं कविताएं भी जो है उसमें कहता था। कोई मुझे कविता आप अगर याद हो उस समय की या अभी की कोई एक हास्य कविता मुझे याद है। अगर आपको मान लीजिए हमें हंसाने के लिए, अपनी कक्षा को मनोरंजन प्रदान करने के लिए, आपकी कक्षा पढ़ना नहीं चाह रही आपसे, जी वो कह रही सर आज पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं है और हम बहुत पढ़ चुके हैं, थक चुके हैं, जी आप या तो हमें कुछ मनोरंजक पढ़ाइए या तो मत पढ़ाइए। अब ऐसे में आपको चूंकि कक्षा छोड़ भी नहीं सकते आप तो शिक्षक हैं, और आप ये भी नहीं चाहते कि कक्षा में बच्चों का समय खराब हो, तो उसको आपको यही कविता सिखानी हो। और आपके पास ये मान लीजिए क्लासरूम है, ये आपका बोर्ड है, ये आपका डाइस है, हम उसको अपनी कक्षा ही समझते हैं, वो कविता आप हमें कक्षा समझ के पढ़ाइए। अगर मैं कहूँ आप प्लीज प्रयास करें पूरे हाव भाव के साथ। हमें आइडियल रीडिंग चाहिए कि एक शिक्षक को कैसे बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करना है ताकि बच्चे भी वैसे ही कविता पाठ करना सीख सकें। जी सर मैं सीधे कविता, आप ये मान लें कि हम है ही नहीं यहाँ पे, और हम हैं भी तो हम आपके विद्यार्थी ही हैं। जी आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से एकदम प्राकृतिक रूप से नेचुरली यू कैन लाइक टीच अस। जी यस सर व्हाटएवर पोएम इज देयर आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर पोएम जो है मैं शुरू करता हूँ, आप देखिएगा। मौसम कुछ सर्द था, मौसम कुछ सर्द था, मेरे दांत में दर्द था। मौसम कुछ सर्द था, मेरे दांत में दर्द था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहकहा लगाया और मेरे मुंह में प्लास्ट डाल दिया।
दर्द ऊपर के दांत में था, नीचे का निकाल दिया। दर्द ऊपर के दांत में था, नीचे का निकाल दिया। हम अब भी दर्द से परेशान थे। डॉक्टर साहब गुमसुम और हैरान थे। उन्होंने फिर औजार संभाले, 2-3 दांत और तोड़ डाले, 2-3 दांत और तोड़ डाले, पर दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर साहब को गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर साहब को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने हमें टेबल पर पटक दिया और बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। जब हमें होश आया तो हमारे 31 दांत सामने ट्रे में रखे थे। मुंह में केवल एक दांत बचा था। वो वही था जो दर्द कर रहा था। वही था जो दर्द कर रहा था। क्या बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से परफॉर्म किया। ये मैंने सर कक्षा 10 में था, मैं हाई स्कूल में, तब मैंने अपने वार्षिक उत्सव में ये कविता सुनाई थी जी। So how will you describe yourself? Start describing yourself. अपने बारे में कुछ विशेष तो मुझे कहना थोड़ा उचित नहीं लगता। Do you speak in English? सर हिंदी का जो एक समा चल रहा था उसमें मैं बन गया। I will try. I'm not so good in English, but I can understand anyone and I can make someone understand, but not so good in English. But I can improve my English as required. Actually, sir, I haven't prepared these things. कभी मैंने अपने बारे में I haven't ever tried to. So see, in your biodata form, there is a point where you have written about your suitability to the post. We have asked you that please provide your suitability to the post. You are applying for TGT, right? So obviously you must have something so that we can appoint you, not other people, because we have more than we have around 3 times candidates. We have 300 seats and we are having here 900 candidates. So why we should only appoint you? Why not others? So you'll have to tell about yourself at least. Sir, actually, I feel that I can fulfill class requirement, children's requirement, and I can understand children's psychology because I also used to children. I used to children, and that time I can understand what I was thinking at that time. My teachers were teaching me and what I was thinking and what I behave like. Then so I can understand the psychology of children's. Right. So it is best for children, and I want to give some how can we say हिंदी में बता सकते हैं आप? उस बात को हिंदी में बोल दीजिए जो बात इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे। मैं समझता हूँ कि बच्चों को पाठ्येतर क्रियाकलाप, खेल विधि, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इनके माध्यम से खेल, गीत, संगीत, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम खेल विधि से बहुत अच्छा समझा सकते हैं, उनको गीतों के माध्यम से अच्छा समझा सकते हैं, संगीत के माध्यम से। कोई हम हिंदी में यदि हम काव्य जो है पढ़ा रहे हैं तो उनको सिंपल ना पढ़ाकर सरस रूप से गाकर पढ़ाया जाए तो बच्चों की स्मृति में लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि ये उसको बच्चों को वातावरण से जोड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से जो है उनकी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि एक कक्षा में हमें एक स्लो लर्नर, एक मंदबुद्धि छात्र भी मिलता है। मंदबुद्धि से मेरा तात्पर्य है कम गति से सीखने वाला, और एक हमें प्रतिभाशाली भी मिलता है। तो उन सबको समावेशित करते हुए मैं पढ़ा सकता हूँ, और जो प्रतिभाशाली है उसकी जरूरतों को स्पेशल अलग से क्षतिपूर्ति करने के लिए उसको विशेष गृह कार्य, विशेष क्रियाएं उसे दी जा सकती हैं। It's quite good. So continue with your hobbies. Sir, as I previously told that music, cooking, I am very good in cooking. Yes. And computing is my hobby, and also interacting with kids. Sir, actually मेरी एक शॉप है, मैं वहाँ जो है कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता हूँ।
और तो आपका मतलब कंप्यूटर में तो फिर ठीक कमांड होगा। हमें टीचर चाहिए भी ऐसे जिनको कंप्यूटर ऑपरेशनल नॉलेज हो कम से जी कम। जी तो आपका जीमेल आईडी क्या है? अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ दी हुई है हमारे बायोडाटा में। जी, लोकेंद्र AGR LOKENDRA@gmail.com। ओके, ये जीमेल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? सर इसका मतलब है G फॉर गूगल मेल। ये गूगल जो सर्च इंजन है ये हमें जो है मेल की सुविधा प्रोवाइड कराता है। अच्छा, ये एक आप डोमेन मुझे ये नेम। बताएं कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं, या जो पहले हमारे पास तरीके थे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए, जैसे कि इनलैंड कार्ड होते थे, अंतर्देशीय कार्ड होते थे, जी, या मान लीजिए पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड। अब उस चीज की जगह पे ये जो ईमेल वगैरह जैसी चीजें आई हैं, इनसे क्या सुधार हुआ है? मतलब ये कैसे आपको और हमारी लाइफ को बेहतर बना रही है? एक तो सबसे पहली बात समय की बचत बहुत होती है। जी, समय की बचत होती है और इसमें यदि हम मेल भेजते हैं तो कितना सॉफ्ट कॉपी के अंदर हम कितने भी साइज का आइटम हम भेज सकते हैं। काफी बड़ा डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, मेल से भी भेज सकते हैं, कभी कई अन्य माध्यम भी है उनके थ्रू भी भेज सकते आपकी हैं। जो क्लास है, मान लीजिए टीजीटी हिंदी आपको पढ़ाना है, और हिंदी की कक्षा में आप ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ICT जिसको हम कहते हैं, इन चीजों का आप कैसे प्रयोग करोगे, कैसे इनका आप इस्तेमाल करोगे, और कैसे आप इस चीज को कक्षा को समृद्ध बनाने में इसकी भूमिका सुनिश्चित करोगे? अगर एक दो उदाहरण के साथ आप बता पाए। सर जैसे कंप्यूटर का हम जो इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि जो यदि हम कोई जो लेसन प्लान है उसे हम ब्लैक बोर्ड पर जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ में अगर हम दृश्यता उसमें उत्पन्न कर देते हैं, विजुअल्स उत्पन्न कर देते हैं, तो वो कुछ अधिक प्रभावी होता है। और खासकर जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए विजुअल काफी मायने रखता है, उनकी स्मृति में पक्का ज्ञान आ जाता है। तो एक तो हम ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, शैक्षिक दूरदर्शन है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, दूर बैठे हुए जो है ऑनलाइन टीचिंग जैसे ये है, तो हम काफी दूरी पर रहते हुए भी शिक्षण कार्य कर सकते हैं। कक्षा में अगर मान लीजिए इंटरनेट का प्रयोग भी, अगर मान लिया जाए कि भाई कंप्यूटर इतना सब कुछ करने में सक्षम है और इसकी सहायता से हम ये सारे लाभ ले पा रहे हैं और ले सकते हैं मान लीजिए, तो अगर हम ये कहें कि भाई ऑनलाइन क्लासेस मिल जाए, ऑनलाइन टीचिंग हो जाए, तो फिर ये विद्यालयों की जो प्रासंगिकता है वो समाप्त नहीं हो जाएगी धीरे धीरे? विद्यालयों की प्रासंगिकता बिल्कुल बनी ही रहेगी, क्योंकि ये एक सशिक्षण माध्यम है, ना कि शिक्षण माध्यम। सशिक्षण, ये शिक्षण में मददगार माध्यम है। शिक्षण जो है, जो आमने सामने जो बैठकर होता है, वो प्रभाव जो उसमें आता है वो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें आता है। हालांकि ये जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर इसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो ये प्रभावी रहता है। जी, थैंक यू सो मच लोकेश जी, काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप जा सकते हैं। जी, थैंक यू सर।